नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। जीरो लेवल केमिस्ट्री क्या है? जीरो लेवल केमिस्ट्री है जीरो, यानी केमिस्ट्री में आप बिल्कुल जीरो हैं। केमिस्ट्री में आप बिल्कुल जीरो हैं तो भी आप केमिस्ट्री सीखने लायक बन जाएं, इसके लिए जो केमिस्ट्री होती है उसे हम कहते हैं जीरो लेवल केमिस्ट्री। इसका अर्थ हुआ कि कभी भी कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी अगर केमिस्ट्री सीखने के लिए आए, चाहे वो आर्ट्स वाला हो, चाहे वो कॉमर्स वाला हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, या ज़िंदगी में कभी केमिस्ट्री ना पढ़ा हो, तो भी हम उसे केमिस्ट्री सिखाने लायक बन जाएंगे, यानी वो केमिस्ट्री पढ़ने लायक बन जाएगा, केमिस्ट्री समझ में आने लग जाएगा। तो इस जो टॉपिक होता है, जिन चीज़ों के बेस पर हम उनको खड़े करते हैं केमिस्ट्री के लिए, उस टॉपिक को कहते हैं हम लोग ज़ीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री। तो समझो आप जीरो से, कई बार ऐसा भी होता है कुछ बच्चे 11th में आते हैं, कुछ बच्चे 12th में आते हैं, यहाँ तक कि बीएससी और एमएससी के भी बच्चे मैंने देखा है। यहाँ तक कि नीट के एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो इससे पहले केमिस्ट्री तो पढ़े होते हैं, पास भी हुए होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री को समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो केमिस्ट्री को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैंने ज़ीरो लेवल केमिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बनाया था। मेरे पुराने चैनल पे भी है और मेरे नए चैनल पे भी है। लेकिन अब नई शुरुआत एक बार और करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी केमिस्ट्री ना पढ़ा हो, या इनको केमिस्ट्री से डर लगता है, या उनको लगता है कि केमिस्ट्री सिर्फ रटने का सब्जेक्ट है, यार इसमें तो नंबर मैं वैसे भी ले आऊँगा, बिना पढ़े भी ले आऊँगा। ऐसे बहुत कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। इन भ्रांतियों से बचने के लिए मैं आपको कहूँगा शुरुआत कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, जिसके बेस पर आपको केमिस्ट्री को एडवांस लेवल तक पहुंचाऊंगा। यानी कि कहेंगे, यहाँ पर एक और शब्द बोलेंगे हम, केमिस्ट्री में ज़ीरो से हीरो कैसे बनाऊंगा, या केमिस्ट्री में ज़ीरो से एडवांस तक कैसे ले जाऊंगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ज़ीरो लेवल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए, यानी केमिस्ट्री में क्या क्या आपको जानकारी होगा, कि बहुत कठिन पॉइंट भी आएगा केमिस्ट्री समझने लिए तो उनको आप समझ पाएंगे। तो देखें, पहली शुरुआत करते हैं। तो बेटा देखिए, सबसे पहली बात है कि केमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्स। ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। एलिमेंट्स मतलब तत्व, इसको हम हिंदी में कहेंगे तत्व। तत्व क्या है? प्रकृति जो बना हुआ है ना, वो अलग अलग प्रकार के तत्वों से बना हुआ है। अगर मैं मूल रूप से बोलूं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से सारे तत्व बने हैं, और हर एक तत्व अलग अलग होते हैं। जैसे यहां पर तत्व मतलब एक मूल शुद्ध पदार्थ है। जैसे आपने नमक कहा तो नमक तत्व नहीं है। नमक जिसको सॉल्ट कहेंगे, ये तत्व नहीं है, ये एक कंपाउंड है। तत्व इसमें दो तत्वों से बना हुआ है, एक सोडियम और एक क्लोरीन के परमाणु। सोडियम के परमाणु और क्लोरीन के परमाणु आपस मिलकर के एक अणु बनाते हैं, या ये कह सकते हैं एक समूह बनाते हैं। इसको हम कहेंगे, यानी सोडियम और क्लोरीन इस तरह से जुड़े हुए हैं कि यहां पर जोड़ के बारे में बात करूंगा तो शायद ना समझ में आए, लेकिन इतना कहेंगे यहां पर दो तत्वों से बना हुआ है, सोडियम और क्लोरीन से। ऐसे ही सोडा, खाने का सोडा, ये क्या होता है? ये बना होता है, इनका फॉर्मूला है NaHCO3। ये बना होता है सोडियम। देखिए कितनी चीज़ों से बना हुआ है। तो यहाँ पर आएगा आपके पास सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। यानी एक सोडियम के परमाणु, एक हाइड्रोजन के परमाणु, एक कार्बन के परमाणु, परमाणु मतलब एटम ना, एटम, और 3 ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, समझिए। और इस तरह से अरबों मॉलिक्यूल्स एक साथ रहते हैं, तब वो मिलकर के एक चम्मच खाने का सोडा होगा। तो समझो तत्व यहां पर क्या है। तो जो आवर्त सारणी में एक टेबल है, आवर्त सारणी सबको पता होगा, आवर्त सारणी में जो अलग अलग जो बहुत सारे मिलते हैं, उनको कहेंगे तत्व। यानी कि जैसे हाइड्रोजन है एक तत्व,
लिथियम है एक तत्व, सोडियम है एक तत्व, ऑक्सीजन एक तत्व, नाइट्रोजन एक तत्व, फ्लोरीन एक तत्व, क्लोरीन एक तत्व, यहाँ तक कि आयरन और कॉपर, सोना, चांदी, ये सब तत्व होते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि कौन कौन से तत्व है जो हमें जानना चाहिए शुरुआती दौर पे। तो आवर्त सारणी में खोल के देखना, उस तत्व का नाम लिखा होगा, एलिमेंट का नाम लिखा होगा और उस एलिमेंट का संकेत लिखा होगा। मैं सोडियम धातु को आपको दिखाऊंगा तो वो उसको हम दर्शाएंगे Na से। एक एक परमाणु को दर्शाने के लिए Na लिखेंगे, दो परमाणु को दर्शाने के लिए Na2 लिखेंगे, इस तरह से अलग अलग, या 2Na लिखेंगे। तो ये होता है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको है। मैं पूरा का पूरा ऐसे एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी हमको होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिक तौर पे किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जिसके आधार पे पूरी केमिस्ट्री आपको समझ में आने लगेगा। तो ये पहला काम है। दूसरा काम होता है इन तत्वों का या इन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करेंगे Z से और एटॉमिक वेट को डिनोट करेंगे A से, यानी इनको दर्शाएंगे Z से, उनको दर्शाएंगे A से। किसी भी एलिमेंट में, जैसे सोडियम है, सोडियम में दो नंबर हम यूज करते हैं। एक नंबर यहां पे लिखा होगा Z और एक नंबर लिखा होगा यहां पर A। ये नंबर यानी ये क्या है, इसका Z वैल्यू कितनी है 11 और इसका एटॉमिक मास होता है या एटॉमिक वेट होता है 23, 11, 23। हाइड्रोजन में आप याद करते हो 1, 1। सोडियम हो गया। पोटेशियम में याद करते हो 19, 39। इसी तरह से बहुत सारे तत्वों के हमें याद रखने पड़ते हैं। ये काम आप पहले करिए। एकदम आज का काम समझो यही है कि आप कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उनमें क्या क्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है, ये आप करो। इससे क्या हो जाएगा कि थोड़ी आप में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होने लगेगा, ये इन चीज़ों को मैं जानता हूँ, इसको समझ पाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब बात करूँगा दूसरी बात, ये हुआ एलिमेंट और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। फिर आता है आपके दिमाग में होगा तीसरी बातें कि भाई एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या है। तो मैं तीसरी बातें कहूँगा इसी बारे में कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को समझने के लिए इस बात पे करते हैं कि एटॉमिक नंबर को हम Z से दर्शा रहे हैं और एटॉमिक नंबर दर्शाता है प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या। और इसी तरह से ये उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी दर्शाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इन चीजों को दर्शाता है। इसी तरह से अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, एटॉमिक वेट की बात करते हैं, तो क्या होगा, एटॉमिक वेट होता है प्रोटॉन की संख्या को P से, इलेक्ट्रॉन की संख्या को E से दर्शा देता हूं मैं, या कैपिटल E से दर्शा देता हूं मैं, है ना, इसको कैपिटल E से। यहां पर एटॉमिक मास जो होता है ना, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। N है न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन चीजों को सिंपल याद रखिए, आपको समझ में आ गया होगा एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या है या इलेक्ट्रॉन की संख्या है किसी भी एलिमेंट में, और एटॉमिक मास जो है वो है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है। ये एक छोटी सी बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। कई बच्चे इन छोटी छोटी बातों को छोड़ करके बोलते हैं हम बहुत बड़ी बड़ी चीज जानते हैं, पर ये नहीं जानते। ऐसा नहीं, जो छोटी बातों को जानता होगा उनको तो कह नहीं सकता कि वो एडवांस को जानता होगा, लेकिन जो बड़ी बातों को जानता है वो इन छोटी बातों को जानते होंगे, ये मैं मानता हूं। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। इन छोटी छोटी बातों से ही वो बड़ी चीज़ें आराम से समझ में आती हैं। हमें रट लेना और उनका नॉलेज होना वो मायने नहीं रखता है, हमें उन नॉलेज को बनाना है। एडवांस वाला नॉलेज क्या होता, बनता है छोटी चीज़ों से। यानी हमें ईंटें बनाने आता है,
ईंटों को छोटी सी दीवार जोड़ने आता है तो हम बहुत बड़ी दीवार भी बना सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, बहुत बड़ी दीवार एडवांस होता है और छोटी सी दीवार बेसिक होता है। तो बेसिक से एडवांस बनना बहुत आसान होता है, बेसिक समझ में आया तो एडवांस आएगा, याद रखिएगा। फिर बात करूंगा, चौथी बात वो है आपको पीरियोडिक टेबल आपको याद करना होगा। अब पीरियोडिक टेबल याद करते समय यह भी याद रखिएगा कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप ग्रुप में याद करेंगे, ऐसे खड़ी में, तो काम आएगा, तो काम आएगा। मैंने बोला तभी वो काम का है, अन्यथा आपने 20 तक के तत्वों को मैंने याद कर लिया है, ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, वो बिल्कुल गलत धारणा है और उस धारणा के आधार पे आपको तकलीफ होगी, यानी उसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे। आपको याद है, आप घमंड में है कि मेरे को 20 तत्व याद है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पूरी पीरियड टेबल याद होना चाहिए तब, और वो भी ग्रुप वाइज। कौन सा? एस और पी ब्लॉक को ग्रुप वाइज याद करना है और डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इस तरह से पीरियड में यानी कि आवर्त में याद करना है। इसको ऐसे याद करना है और इसको ऐसे याद करना है। दूसरी बात, पीरियोडिक टेबल को पूरी तरह से ड्रॉ करने भी आना चाहिए और साथ में यहीं पर महत्वपूर्ण है पिप की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये भी अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई, इसी तरह से होता है आयनन एंथैल्पी या आयनन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सारी चीज़ों को आपको लोगों को लग रहा होगा सर ये कैसे हो पाएगा, मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, आप इसके लिए घबराइए मत। ये सब चीज़ें मैं बेसिक में ही पढ़ाऊंगा आपको, कि जीरो लेवल बेसिक में ही पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो ये जीरो लेवल बेसिक का एक प्लेलिस्ट बन रहा है, इसमें आज पहली जानकारी कि क्या क्या चीज़ें हमको जीरो लेवल में पढ़ना चाहिए, इसकी जानकारी मैं आज से देना शुरू कर रहा हूँ। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये है पीरियोडिक टेबल, और साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें और क्या जानना चाहिए, तो यहीं पे याद रखना होगा पीरियोडिक टेबल, और साथ में जनरल ट्रेंड्स को याद रखना पड़ेगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है? एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस तरह की चीज़ों को, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इन सब को कैसे समझना है इनके बारे में बात करूंगा डिटेल में। और साथ में यहां पर ध्यान रखना होगा जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल ट्रेंड्स को याद रखना होगा। जनरल ट्रेंड्स में क्या होगा ये आपको समझना है। तो जनरल ट्रेंड्स में क्या होगा आपको बता दूं, यहां पर अगर ऊपर वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन और नीचे वाला एलिमेंट लिथियम है, तो मैं आपसे ये पूछ दूं कि इसमें से कौन सा एलिमेंट का एटम साइज जो है वो बड़ा होगा, यानी परमाणु आकार बड़ा होगा? हाइड्रोजन बड़ा होगा कि लिथियम बड़ा होगा कि सोडियम बड़ा होगा? तो आप आराम से बता सकेंगे कि कौन सा बड़ा होगा। तो किसी भाई ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा, इन चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी आराम से होनी चाहिए। और कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, कहीं कहीं पर जो होना चाहिए उसके अलावा कुछ और हो जाता है, फिर उसके कारण भी पता होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं बात करता हूं कि अगला पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, वो है नंबर 5वां, जो जीरो लेवल में पढ़ना है। तो मैं क्या क्या चीज़ें बताते जा रहा हूं, आप लाइन से नोट करते जाएंगे। अब ये नोट्स मिलेगा सर तब नोट करूंगा, ये मत सोचना। आज पहले दिन की शुरुआत है, तो पहला दिन है ना, तो पहला दिन है हमारी क्लास का, तो आपको याद रखना होगा। साथ में एस पी डी एफ वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए या बनाने आना चाहिए। ये बनाने आपको सीखना होगा, बड़ा आसान तरीका है, इसको बताऊंगा। 6 है लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल इस तरह से हाइड्रोजन में 1 डॉट लगता है, सोडियम के में लास्ट में 1 डॉट लगता है, कैल्शियम में 2 डॉट लगेगा, ऑक्सीजन में ये
इस तरह से 6 डॉट लगेगा। कैसे लगता है, क्यों लगता है, ये आपका ये एक पार्ट है, इसको एक क्लास में आपको समझाएंगे और साथ में उसी दिन आपको समझा दिया जाएगा वैलेंसी। वैलेंसी यानी हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। इसको बोलते हैं लेविस डॉट सिंबल ही कहेंगे, लेविस डॉट संकेत कहेंगे, लेविस डॉट संकेत, लेविस डॉट सिंबल। अब अगला पार्ट आता है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग, यानी रासायनिक बंध। ये सब बेसिक में जानकारी होगा, तभी आप 11th और 12th को बड़े आराम से समझ पाएंगे, नीट का एग्जाम और जेई के एग्जाम्स के लिए तैयार हो पाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर बोलूंगा हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी अणु की संरचना कैसी होगी। मैं कहता हूं यहीं पे कि अगर वो BF3 है तो उसकी संरचना ये है, त्रिकोणी। ये क्या है, BF3 है। लेकिन वहीं पर NH3 है, या NF3 कर देता हूं इसको, NF3 है, तो इसकी संरचना होगी ऐसी, F और यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां पर ना लिखूं तो मैं कुछ ये समझूं कि इलेक्ट्रॉन पेयर ये है। तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, जबकि ये त्रिकोणीय संरचना है। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन से, पता चलेगा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि संरचना को देखने, उसको कैसे बनाना है उसको सीखने से। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है जो कि आगे एडवांस पार्ट में डेवलप होता है। आप 11th में इन चीज़ों को पढ़ते हैं पर सीखते हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अधिकांश बच्चों को मैंने देखा है कि 11th में पढ़ना छोड़ के पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। तो आप गलती हो गई, 12th में जा रहे हो, 11th में गलती हो गई, माफ़ करते हैं। मैं नहीं, तुम खुद को माफ़ करना है भाई, मैं क्यों माफ़ करूंगा और नहीं करूंगा, ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अब वो गलती नहीं करेंगे। फिर बात आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन की बात हुई, अगली बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, ऑक्सीकरण संख्या का गणना करना, उसको ज्ञात करना। फिर बात आता है, इसी में हम बात करते हैं रेडॉक्स को समझना, रेडॉक्स, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अपचयन को जानना ज़रूरी है। कौन सी रिएक्शन ऑक्सीकरण है, कौन सी रिएक्शन अपचयन है, ये जानना ज़रूरी है। साथ में हम बात करते हैं फॉर्मूला मेकिंग की, यौगिकों का यानी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना। तो यहां पे मैं फॉर्मूला मेकिंग लिखता हूं। इन चीज़ों पे मेहनत करना है बेटा, फॉर्मूला मेकिंग, फॉर्मूला बनाना। जैसे NaCl फॉर्मूला बन गया सोडियम और क्लोरीन से, इसी तरह से सोडियम और फ्लोरीन से बन जाएगा NaF, सोडियम और ऑक्सीजन से बन जाएगा Na2O, इसी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा N2O3, P2O3, इस तरह के बनते हैं। कैसे बनते होंगे ये जानना होगा। और ये रटने की चीज़ नहीं है, ये सीखने की चीज़ है। तो जिसका भी आपको बनाने का लिए बोलेंगे आप उसका फॉर्मूला आराम से बना डालोगे। यानी कि आयरन ये फेरस क्लोराइड है, जबकि ये फेरिक क्लोराइड है। इसी तरह से मैं फेरस सल्फेट की बात करता हूं तो फेरस सल्फेट है, ये फेरिक सल्फेट है, Fe2SO4 थ्राइस। इस तरह से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बनाना कैसे, ये सीखेंगे हम लोग। अब बात करते हैं आगे 13। तो ये हुआ फॉर्मूला मेकिंग। फॉर्मूला मेकिंग के बाद अगर ये समझ में आ जाता है तो हमें रिएक्शन समझ में आना शुरू हो जाएगा, रिएक्शन बनाने आ जाएगा। रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन, मैं पूरा लिख देता हूँ, केमिकल रिएक्शंस है ना, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ये बता सकते हैं। केमिकल रिएक्शन
इक्वेशन। मतलब रासायनिक समीकरण, किसी रिएक्शन का रासायनिक समीकरण ये बनाने आ जाता है हमको। फिर बात करते हैं 14। तो बात समझ में आ रही? तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है कि हम केमिकल रिएक्शंस बनाने शुरू हो जाता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बाद हम लाइन स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ थोड़ा चलते हैं। तो वहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हमने पहले जो बताया था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं है, आपको बताया यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर की बात किया था, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, जब मतलब अणु की संरचना की बात है। लेकिन ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसे हम बोलते हैं ना कि CH4 जो है वो इसमें एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसी तरह से C2H2 में ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इस तरह से कई चीज़ों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या लाइन स्ट्रक्चर ये कैसे बनाते हैं इसको सीखेंगे। लाइन स्ट्रक्चर ये या आपको ऐसा कुछ दिखता होगा बना हुआ, है ना, ऐसा बना हुआ दिखता होगा। तो इसका मतलब क्या है, इन चीज़ों को हम जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री में हम सीखेंगे। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जीरो लेवल केमिस्ट्री में हम क्या सीखेंगे, एक्चुअली होता क्या है और सीखेंगे क्या, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर बात करेंगे हम आगे अब बात आती है नंबर 15, IUPAC नामकरण, नॉमेनक्लेचर। IUPAC नेमिंग। कार्बनिक रसायन जब पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, एथिन, इथाइन, एथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन, 2-मिथाइल पेंटेन, 2,2,5-मिथाइल, 2,2,5 ट्राई-मिथाइल हेक्सेन। इस तरह के नाम कैसे हम कर सकते हैं? तो ये सारे नाम या बहुत सारी चीज़ें। एसिटिक एसिड को IUPAC में इथेनोइक एसिड कहते हैं। एसिटाल्डिहाइड को हम यहाँ पर इथेनॉल कहते हैं। ऐसा क्या है, कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम मिथेनॉल है। ये सारी चीज़ें हमें सीखना है। स्ट्रक्चर देख करके नाम लिखना है, नाम देख करके स्ट्रक्चर लिखना है। साधारण नामकरण से IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण से साधारण नाम तो याद रखने पड़ते हैं, लेकिन आपको उसको भी कैसे साधारण नाम का सिस्टम है वो भी आपको हम बताएंगे आपको। तो ये बेसिक में ही जानना है भाई। एडवांस में तो बहुत एडवांस हो जाएंगे। जब बुक चलेगा, जब हम कोर्स पढ़ने लगेंगे तो एकदम फास्ट भागने लगेंगे। यानी जिसका जीरो लेवल बेस्ट है वो फास्ट होने लगता है, चीज़ों को समझने लगता है। बाकी बच्चे भले पिछड़ जाएंगे लेकिन आप कभी नहीं पिछड़ेंगे। फिर मैं बात करता हूँ आगे। अगला आता है आइसोमेरिज्म, समावयवता। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, यह बहुत जरूरी होता है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाने के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत मायने रखता है इस चीज को समझने के लिए। फिर आता है यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ें, तो वो समझना होगा आपको। मैं यहाँ पर पूरी डिटेल बताऊंगा, शायद ना समझ में आए, लेकिन इन्हीं चीज़ों को समझाएंगे आपको जीरो लेवल में। क्योंकि अच्छा एक बात और, ये चीज़ें एक्चुअली जीरो लेवल का नहीं है, लेकिन जो बच्चा 12th जा रहा होगा और उसने 11 में बिगाड़ा होगा तो उनको तो जानना ही पड़ेगा। तो छोटी जो हल्की फुल्की जानकारी जिसके बेस पर इन चीज़ों पे इफेक्ट ना पड़े वो ज़रूर आपको बताया जाएगा। अब बात आता है थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। आप ज़रूर मोल को समझें।
आप ज़रूर समझें यहां पर स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन को। इक्वेशन बैलेंसिंग को समझें। तो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताया है कि एक ज़ीरो लेवल एक्चुअली होता क्या है आपने जाना, और ये जानने के बाद आप किस तरह से केमिस्ट्री को बहुत आराम से बेहतर रूप में ले जाएंगे अपना। तो आपकी केमिस्ट्री सबसे बेहतर होगी तब जब ये जानते होंगे। कब? जब 12th में जा रहे हो। लेकिन 11th वाले बच्चों को इतने डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन उसको ज़ीरो लेवल अगर कर लेता है और जिस दिन वो क्लास में जाते हैं अपने, जब उसकी क्लास स्टार्ट हो रही हुई केमिस्ट्री की, तो देखेंगे आप कि आप सबसे सुपर स्टूडेंट में से होंगे। मैंने सबसे पहले ज़ीरो लेवल केमिस्ट्री ऐसा शब्द लाया था 2017 में यूट्यूब पर। 2017 या 2018 होगा यूट्यूब पर। और उसके बाद हजारों लाखों स्टूडेंट्स ने, मिलियंस स्टूडेंट्स ने उस वीडियोस को देखे, और उसके बाद उन बच्चों में ये जो क्वालिटी डेवलप हुई ना कि वो एक बेहतर केमिस्ट्री के स्टूडेंट बने और कठिन से कठिन टॉपिक को समझने लगे, ये उनकी एक क्वालिटी हुई। और उसी क्वालिटी के बेस पर वो बता रहे हैं कि केमिस्ट्री इस तरह जनरेट हुआ, केमिस्ट्री में इतना बेहतरीन बनने लगा कि वो हमें कॉल करके बताते हैं, सर केमिस्ट्री आपने हमें सिखाया उंगली पकड़ा के। तो यही है उंगली पकड़ाने वाली बात। फिर उसके बाद बच्चा, मैं जो भी पढ़ाऊंगा या दूसरे टीचर जो भी पढ़ाएंगे, आपको हर बात ईजिली समझ में आने लगेगा। तो बात समझ में आया होगा कि ज़ीरो लेवल केमिस्ट्री क्या है और क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि हम सब्जेक्ट को समझ सकें, विज्ञान को समझ सकें। बेटा, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है वो कभी भी मत सोचें कि वो सिर्फ स्कूल या बुक का पार्ट है और एग्ज़ाम में पास होने वाले पार्ट है। ये आपकी ज़िंदगी में पूरा पूरा काम आने वाला है। इसलिए सब्जेक्ट को बड़े आराम से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें और गहराई से पढ़ें और एक एक बातों को जानें। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, इस बारे में ध्यान दें। और साथ में एनसीईआरटी की बुक पूरा पढ़ना है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और लाइन टू लाइन पढ़ना है। उनके अर्थों को समझने के लिए एक शिक्षक और एक रिफ्रेशर बुक की ज़रूरत पड़ती है, एक रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखें, एक मोटी वाली बुक आती है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, मोटी वाली बुक और एक टीचर, इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। नोट्स कभी भी किसी भी टीचर के द्वारा दिया जाता है, वो पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है, लेकिन अपना नोट्स अपने स्टाइल में, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं उसके बेस पर, आप कैसे पढ़ रहे हैं उसके बेस पर, पुस्तक में क्या लिखा है उसके बेस पर, और जो नोट्स मिला है आपको उसके बेस पर आपको बनाना होता है। तो नोट्स आप अपना ही बनाइए अपने स्टाइल में, तभी आपका रिजल्ट सुपर होगा। अन्यथा आपको हर बार यही लगेगा कि यार उसके नोट्स में ये कमी थी, उसके नोट्स में ये कमी थी, यार ये कमी तो हमेशा रहेगी, क्योंकि आपकी सोच और आपकी समझ उस नोट्स को बनाने के लिए जो लागू होगा वो आपको कभी भी आपको कमज़ोर नहीं बना देगा, और आपका नोट्स आपको कभी भी कमी वाला नहीं नज़र आएगा, आपको परफेक्ट नज़र आएगा। और एक बात और है, ये जो अप्रैल है जो क्लास स्टार्ट कर रहे हो, और ये जो गर्मियों की छुट्टी मिलेगी इसके बाद 15-16 जून तक, यही है सबसे अच्छा टाइम पढ़ाई करने का। क्योंकि स्कूल जाओगे तो स्कूल की कई जिम्मेदारियां होती हैं जिनको पूरा करना होता है, और फिर उस टाइम जब स्कूल चालू होगा तो कई होमवर्क मिलेंगे, मैंने कहा ना कई जिम्मेदारियां होती, होमवर्क मिलेगा, पढ़ाई मिलेगा, सारे सब्जेक्ट्स के लोड मिलेंगे। तो उस टाइम पढ़ाई के लिए आपको घर में कम समय मिलेगा और उस टाइम आप डिस्टर्ब होगे। तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि असली पढ़ाई तो अभी होने वाली है, अगर आप समझो यही इसी टाइम को पढ़ाई के लिए अगर चुनते हो तो। और फिर स्कूल जब जाओ तो सीधा रिवीजन करना शुरू करो। मैं आपको बोलूँगा, अगर मुझसे कुछ बात करना है या मैडम हमारे ऑफिस से कुछ बात करना है या हमारे कोर्स ज्वाइन करना है, तो नीचे जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा उस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। और एक बड़ी बात,
चूँकि ये नया सेशन चालू हो रहा है अप्रैल से, इसलिए प्रथम 50 बच्चों को बहुत बड़ी डिस्काउंट मिलने वाली है। आप कॉल करके बात कर सकते हैं, आपको एक कूपन कोड मिलेगा, उसके तहत आपको डिस्काउंट मिलेगा और उस डिस्काउंट के तहत आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। हमें आप कॉल कर सकते हैं और हमारा काम है केमिस्ट्री को सबसे बेहतर बनाना, तो आपको मैं केमिस्ट्री दूंगा सबसे सुपर और सबसे बढ़िया। तो मुझे कॉल करें। धन्यवाद। थैंक यू।